दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सन 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, ये सब हमने देखा। दूसरे वीडियो में 1857 की क्रांति का कैसे असफल होता है और ये कैसे-कैसे धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है, ये हमने 1857 की क्रांति के दूसरे पार्ट में देखा। आज हम 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद इसका क्या परिणाम रहा और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये हम आज 1857 की क्रांति का पार्ट 3 में देखेंगे। तो जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म होती है, यानी जुलाई 1858 स्टार्ट होता है, जुलाई 1858 तक विद्रोह लगभग दबा दिया जाता है। जुलाई 1858 तक विद्रोह को लगभग दबा दिया जाता है। विद्रोह के बाद एक घोषणा किया गया। जैसे ही विद्रोह को दबाया गया, उसके बाद एक घोषणा किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया के द्वारा, ये घोषणा किसके द्वारा किया गया? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया। इस घोषणा में कई बदलाव किए गए, जो भारत के लिए एक नया रूपरेखा तैयार हो गया। जो भारत के लिए क्या हुआ? एक नया रूपरेखा तैयार किया गया। तो सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और पूरा शासन क्राउन को दे दिया गया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब भारत आजाद मुल्क था, यानी जब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने समुद्र के माध्यम से आई थी सन 1600 ईस्वी में, तो ये व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत पे अपना आधिपत्य जमाने लगी। और ये इतना ज्यादा जमाने लगी कि इन लोगों से भारतीय परेशान हो गए और एक क्रांति उभर के आई, जिसका नाम है 1857। ठीक। तो ये 1857 की क्रांति में बहुत सारे अंग्रेजों भी मारे जाते हैं और भारतीय भी मारे जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो इस प्राइवेट कंपनी थी, तो ये ब्रिटेन की कंपनी थी। और ब्रिटेन, जो वहाँ का जो राजा थे या रानी थी, तो वहाँ के जो लोगों ने देखा कि हमारी कंपनी पूरे भारत पे मतलब आधिपत्य जमा रखी है और वहाँ पे मतलब कई अंग्रेज मारे गए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इस प्राइवेट कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे भारत में शासन चल रहा था, इसको समाप्त करके ये अपने अधीन में कर लिया। यानी पूरा शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो खत्म कर दिया गया और इसको अपने अधीन कर लिया गया। उसके बाद दूसरा जो होता है डलहौजी की हड़प नीति। जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय शासकों को, भारतीय लोगों को और भारत के बड़े बड़े रजवाड़ों को बहुत ही परेशान कर दिया था, क्योंकि ये ऐसा नीति था कि इसके झूठा कारण सही कारण जो भी लगाकर वहां के राजा का हटाकर अपना राज्य में ले लिया करते थे अंग्रेज। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये भी डलहौजी की हड़प नीति भी समाप्त कर दिया गया। फिर देसी नरेशों की स्थिति पहले जैसे कर दी गई। जैसे देसी नरेशों की स्थिति थी, जो अंग्रेजों ने अपना नियम कानून इन पर थोप रखा था, तो उस नियम कानून को हटाकर इनकी जैसी स्थिति वैसे ही कर दिया गया। फिर सेना, जो सबसे महत्वपूर्ण इस बदलाव में माना जाता है, कि जो पहले 5:1 यानी 5 भारतीयों पे 1 अंग्रेज होता था। तो इससे क्या होता था कि भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा थी सेना में। तो इसलिए कहीं भी अगर जो कोई विरोध होता था, तो भारतीयों को इस पे ज़्यादा असर करता था। तो इस अनुपात को क्या हुआ कि जो अंग्रेज विक्टोरिया थी, उन्होंने 5 भारतीयों पर अंग्रेज जो था, इसे समाप्त करके अब 2:1 कर दिया गया। यानी 2 भारतीय रहेंगे और इनके ऊपर 1 अंग्रेज रहेगा। तो इस इसमें इन्होंने बदलाव किया। तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से सेना में भर्ती करना समाप्त कर दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से इनमें सबसे ज्यादा सेना पहले हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से भर्ती हुआ करते थे। पर इसे समाप्त करके 2:1 कर दिया गया और जो सेना में भर्ती किया गया वो भारतीय थे, पर गोरखा और सिखों को किया गया। इनकी जनसंख्या बढ़ाई गई गोरखा और सिखों की इन क्षेत्रों में। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा बदलाव में पा, 5वें नंबर पर भारत में एक नया पद लाया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हटाने के बाद भारत में एक नया पद लाया गया, भारत सचिव, जिसका नाम था भारत सचिव, जिसकी सहायता के लिए 15 मंत्रिपरिषद सदस्य का गठन किया गया। जिसकी सहायता के लिए क्या किया गया? 15 मंत्रिपरिषद सदस्य का गठन किया गया। और इसके बाद मुगल वंश के अंतिम शासक, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उन्हें रंगून निर्वासित करके भारत में मुगल शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो ये हमने जो ये परिणाम रहा, ये निम्न
रूप से प्रमुख परिणाम रहा, जो भारत की एक अलग ही रूपरेखा में आगे की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट आपको समझ में आया होगा और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन दबाएँगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसके बाद हम चौथा इसका वीडियो लेकर आएँगे।